के स्वर्ण नगरी जैसलमेर जिले के गोहड़ा गांव का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक सरकारी विद्यालय से प्राप्त की है। उच्च माध्यमिक मैंने अर्ध सरकारी विद्यालय गांधीबाल उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की है। तदुपरांत स्नातक शिक्षा मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस महाविद्यालय से तथा परास्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के ही श्यामलाल महाविद्यालय से प्राप्त की है। जी और वर्तमान में मैं गुजरात विश्वविद्यालय से पीएचडी का छात्र हूँ। जी जी। आपने गांव का नाम क्या बताया? गुरडा? गुहड़ा। गुहड़ा क्या? हाँ, मुझे सुनाई दिया गुरडा। चलो आप बता दीजिए गुरडा क्या होता है, अब सुनाई दे गया तो। जी सर, आप दोबारा पूछें। गुरडा होता है एक, गुरडा नाम सुना है आपने? नहीं, गुरडा क्षमा या चाहूंगा, गुलडा? मैंने गुरड़ा नहीं सुना। गुलडा, नहीं। जी गुड़ला? सर, नहीं। घुड़ला सुना चलो है। अच्छा, गुड़ला सुना जी। है आपने। ठीक है, मिलते जुलते ही नाम घुड़ला। है, अलग अलग। हाँ। हाँ, थोड़ा घुड़ला थोड़ा एक भाषाओं का फिर। हाँ जी जी, बोलिए। जी जी। घुड़ला एक त्योहार है जो मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। और चैत्र पक्ष की कृष्ण अष्टमी को। और इस जी, इसे त्योहार के दिन। जी। गुड़ल्ला क्यों कहते हैं इसे? घुड़ला एक एक वो तो एक आकृति है जो औरतें अपने सिर पर रख के बना के जाती हैं। कोई विशेष आकृति होती है, उसको घुड़ला कहा जाता है। जहाँ तक मैंने सुना, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है सर, ठीक ठीक। हाँ, तो एक राजस्थान में तीज का त्योहार बहुत प्रसिद्ध है। जी सर। तो तीज कौन कौन सी मनाई जाती है मुख्यतः, उनके बारे में बताइए, और कब कब मनाई जाती राजस्थान है? में दो तीज प्रमुख रूप से मनाई जाती है। एक पहली को तो कहते हैं छोटी तीज, और दूसरी को बड़ी तीज। छोटी तीज श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। और इसमें कुंवारी कन्याएं अपने सुंदर वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। और इसमें इस दिन गजुआ, जिसे जो घास होती है, उसे वो बोकर उसे उगा देती हैं कुछ दिन पूर्व। और अ, तीज के दिन तालाब में उसे बहा कर आती हैं। और महादेव का व्रत धारण करती हैं कुंवारी जी स्त्रियां। जी। और एक सर, आपने बड़ी तीज जिसको महादेव का नाम लिया, तो जी सर। इनसे संबंधित एक त्योहार है गणगौर। जी सर। तो उस उसके बारे में बताइए, गणगौर के बारे में बताइए सर। जी सर। गणगौर मुख्य रूप से इसका पर्व 18 दिन तक चलता है। चैत्र माह के आरंभ से लेकर इसकी शुक्ल तृतीया तक। और मुख्य रूप से जो गणगौर का पर्व है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और इस दिन गौरी और शिव, इन दोनों की पूजा की जाती है। और ये भी स्त्रियों द्वारा अपने इच्छित वर की प्राप्ति के लिए ही होता है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी है। तो सर, इससे संबंधित एक कहावत है जो त्योहारों के आरंभ होने और समाप्त होने से संबंधित है, याद है कुछ? जी सर। क्या है बताइए। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या अर्थ होता है सर इसका? मतलब यही कि तीज से भारतीय जो त्योहार है उनका आरंभ होता है। और भारतीय त्योहारों का अंतिम जो है वो है गणगौर। सर, ऐसा नहीं है कि गणगौर तो भारतीय जो वर्ष है, हिंदू वर्ष है, उसका पहला ही त्योहार है, फिर अंतिम क्यों?
कहाँ से स्टार्ट सर होता है ये? प्रारंभ कहाँ से? भारतीय हिंदू वर्ष जो जिसकी बात करते हैं ना, हिंदू कैलेंडर के जी अनुसार हिंदू वर्ष, जी जी। कब पर प्रारंभ होता है? जहाँ तक मैंने ये तो अंधार पक्ष कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, चैत्र कृष्ण पक्ष से। और गणगौर? और गणगौर शुक्ल पक्ष में आती है, चैत्र चैत्र में ही आती है। शुक्ल तृतीया। हाँ, जी कृष्ण सर। पक्ष से नहीं होता सर, ये शुक्ल पक्ष से होता है। और गणगौर शुक्ल पक्ष में ही आती है। वो एकम दूज तीज, तीज मुख्य मानते हैं हम, बाकी कब भी मना हुआ वो ठीक है। इस हिसाब से जी ये सर, पहला ही दो त्योहार है, हुआ। एक तो सक। जी सर, एक शक संवत है और एक विक्रम संवत है। जी जी। विक्रम संवत में शुक्ल पक्ष से आरंभ माना जाता है वर्ष का, और शक संवत में कृष्ण पक्ष से माना जाता हाँ तो हुआ तो पहला ही त्योहार ना, है। जो और भी मान महीना लें हम। आरंभ चित्र। जी सर। जी चैत्र सर, पहला ही विक्रम महीना संवत है। के अनुसार। जी सर। हाँ, एक गणगौर से संबंधित नाम हो रहा था सर, ढिंगा गवर, ये क्या है? ढींगा गौर उदयपुर में मनाई जाती है, और इस गणगौर के 15 दिन बाद। क्या कारण था सर, क्यों मनाई जाती है? कारण तो विशेष तो ऐसा कुछ कारण नहीं था, पर यहाँ पर जोधपुर राज्य में गणगौर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का विवाह जोधपुर में हुआ था, और उनकी रानी जब वहाँ गई तो उन्हें अपनी गणगौर की याद आई। तो उसी गणगौर के आधार पर उन्होंने धींगा गणगौर उदयपुर में विकसित किया है। जी जी। और अब चलते हैं हम आपके जिले जैसलमेर में। तो सर जी सर। जैसलमेर के हाँ बारे में एक कहावत है, जो इसके पहुंचने संबंधित कठिनाइयों में कोई बाहर से कोई आए जी तो जैसलमेर पहुंचे तो उसे बहुत जी सी जी जी कठिनाइयों जी का सर। सामना करना पड़ता है। वो कौन सी कहावत है सर? जी सर। घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, तब जाइयो जैसाण। कहीं पर तब देखियो जैसाण भी है अंतिम चरण के विषय में। हाँ हाँ हाँ। इसका अर्थ है कि घोड़ा, आपको अगर जैसलमेर की यात्रा करनी है तो आपका घोड़ा एक सजीव ना होकर के एक लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए, तभी वो चल पाएगा, जैसलमेर तक की यात्रा कर पाएगी। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, और उसके घोड़े के जो पांव हैं वो पत्थर के हो, और बख्तर कीजिए लोह का, और उसके अ, जो कमर है वो लोहे की हो। अगर इस प्रकार के हैं वो घोड़ा, तभी वो जैसलमेर तक पहुंच पाएगा। ये जैसलमेर की दुर्गमता के सर विषय में था। हाँ हाँ, ठीक है सर। सर मध्य काल में इतिहास की दृष्टि से देखें हम, तो जैसलमेर जी का सर। क्या योगदान था पूरे भारतीय इतिहास में, स्थान किस प्रकार महत्वपूर्ण है? जी सर, जैसलमेर का महत्व इस रूप में है कि जैसे लाहौर और इधर हम कहें कि दिल्ली सल्तनत को जोड़ने के लिए जो एक मध्य बिंदु आता है, तो वो जैसलमेर राज्य था। जैसलमेर का महत्व व्यापारिक दृष्टि से था। यही कारण है कि इस पर अ, कई मुगल आक्रमण हुए, जबकि यहाँ पर राजस्व प्राप्ति के रूप में विशेष रूप से एक कुछ भी नहीं था। उत्तर भड़कीवाड़, इसके बाद। उत्तर जी सर। भड़कीवाड़ नाम सुना है? इसका इस जी सर, ये भाटियों का विरुद्ध है, उत्तर बड़ किवाड़ भाटी। तो उत्तर अच्छा। का मतलब है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र के बड़ यानी योद्धा, और किवाड़ यानी द्वार। तो भारत के उत्तरी द्वार के जो योद्धा हैं वो हैं भाटी। तो भाटियों की जो राज्य था वो गजनी तक विस्तृत था। और जब भारत पर, ये मध्यकाल की नहीं, प्राचीन काल के विषय में उस समय से कहा सर उत्तरी जाता है राजस्थान की विषय में। बात, अब उत्तरी राजस्थान की बात करें तो भाटियों का राज्य कहाँ रहा था? उत्तरी राजस्थान में जो भाटी का जो आरंभिक राज्य है, भाटी विरुद्ध लगने के उपरांत, वो भटनेर दुर्ग है। जी जी। अब उससे क्या पहले कहते हैं? उनका गजनी, गजनी से पहले काशी और मथुरा तक राज्य था। तो हाँ इसी पूरे कारण जब वो राजस्थान में घूमे हैं ये, गजनी तक और इनका राज्य जी हाँ सर, हाँ जी। उस समय इन्हें ये विरोध किया गया था, उत्तर भड़कीवाड़ भाटी, तथा भारत के उत्तरी द्वार के रक्षक थे। ठीक है सर।
और ये भाटे किसी हमारे पौराणिक देवता से संबंध भी रखते हैं क्या? वंश से संबंधित या जी कुछ सर, ऐसा ये भी है क्या? यदुवंशी है, श्री कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। जी जी, धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब मेरे धन्यवाद। प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मैं आप जो हमारे दूसरे साथी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपसे सवाल करें। जी सर, दौलता सिंह नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, आप हिंदी में क्या पढ़ के आए आज? सर, भक्ति काल की दाष्ट पृष्ठभूमि। जी, अब किसी आलोचक का संदर्भ दिए बगैर भक्ति के उदय के कोई 3 कारण बताइए। जी भक्ति काल सर, के उदय। भक्ति और भक्ति आंदोलन सर दोनों ही अलग अलग हैं। हम जो हिंदी साहित्य में विशेष रूप से पढ़ते हैं तो भक्ति आंदोलन के उदय पर हमारा सवाल उठता है। तो भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण जो माने गए हैं, वो एक तो परंपरागत कारण है कि भक्ति का आरंभ तो भारतीय जो उपनिषद है, वेद है, श्वेतर उपनिषद है, वहाँ से ही हो जाता है। उसके बाद 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति की परंपरा विकसित होती है अलवार नयनार संतों के रूप में। और धीरे धीरे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर ये आगे बढ़ता और रामानंद के समय उत्तर भारत में इसका विकास होता है। दूसरा कारण ये भी है कि जब इस्लाम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और हिंदू राज्य पर पराजित हो गए, तो उस समय कुछ हताश मनोवृत्ति के कारण भी अ, जो लोग थे वो भक्ति या ईश्वर की शरण में चले गए। एक तीसरा कारण ये भी है कि जो भक्ति आंदोलन का समय है, उस समय तक दिल्ली सल्तनत पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। इसी कारण इस समय दुर्ग और भवन बड़ी मात्रा में बनाए गए, जिनके कारण जो दबा कुचला वंचित वर्ग था, शोषित वर्ग था, उन्हें भी आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। और जैसे ही वे आर्थिक रूप से समृद्ध हुए तो उनमें भी अपने अधिकार प्राप्ति की इच्छा जागी। और इसी का परिणाम स्वरूप भक्ति काल का संत काव्य हमारे सामने प्रकट होता है। जी सर, ये प्रमुख 3 कारण हैं इसके। जी सर। हाँ, तो भक्ति काल में आपके कोई प्रिय कवि हैं? जिनके नाम बताइए जिनका। जी सर, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में तो तुलसीदास जी ही हैं। बाकी मेरे प्रमुख कवियों में अमीर खुसरो हैं, जो मुझे प्रिय है। हाँ, भक्ति काल में आपके तुलसी प्रिय हैं। तुलसी की भाषा और सूरदास की भाषा, या आप ब्रज भाषा थी दोनों की, और उनकी अवधि और जी ब्रज सर, दोनों की, तो इसमें आप कोई अंतर कीजिए। भाषिक दृष्टि से पहला अंतर यही है कि इन दोनों की भाषाएं अलग थी और दोनों ने ही अपने अपने समय में भाषाओं को जो उनका शिखर है चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। हालांकि दोनों की भाषा का जो तुलसी की भाषा में जो काव्य रचा गया है, उसका आधार एक आदर्श समाज का निर्माण है और ये लोक मंगन पक्ष का वर्णन करती है, जबकि सूर की भाषा लोक रंजन पक्ष और सिद्धा अवस्था का वर्णन करती है। जी, जी। तुलसी की आपने कौन-सी रचना पढ़ी है? जी सर, तुलसीदास जी की संपूर्ण रचना तो हम कोई भी नहीं पढ़ पाए हैं। हालांकि उनके कुछ कुछ पत्र रामचरितमानस या अन्य पत्रिका के पढ़े हैं, या कवितावली की कुछ पंक्तियां। जी सर। रामचरितमानस का आपने नाम लिया, तो रामचरितमानस के जो कांड है उनके आप उल्टे नाम बताइए, 7वें से पहले तक। जी सर,
उत्तरकांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड और बालकांड। जी। रामचरितमानस की कोई आप चौपाई या कोई पद सुना पाएंगे? सर इस समय क्षमा चाहूंगा, मुझे कोई पद पूर्ण रूप से याद नहीं। जी सर, तुलसी का कोई भी पद किसी भी रचना का। जी सर, उनका एक विनय पत्रिका में पद है, अबलो नसानी अब नो नसे हो, राम सरिस कोई नाही। जी सर, ये 2 पंक्तियां मुझे। इसका भावार्थ समझाएंगे आप? इसका अर्थ ये है कि वो अपने राम को संबोधित करते हुए कहते, हे ईश्वर, ये जो जीवन था अब तक मैंने इसे नष्ट कर दिया क्योंकि मैं आपसे अपरिचित था, और किंतु अब मैं आपके विषय में जान चुका हूँ, इसलिए मैं इस विषय को, इस जीवन को नष्ट नहीं करूंगा और आपकी भक्ति में इसे समर्पित कर दूंगा। जी सर, बहुत बढ़िया। तुलसी के काव्य की वर्तमान में क्या प्रासंगिकताएं हैं? कोई 2 कारण बताएं। जी सर, तुलसीदास का काव्य वर्तमान में और अपने काल में भी प्रासंगिक था और वर्तमान में भी प्रासंगिक है। इसके कई कारण हैं। प्रमुख रूप से अगर देखें तो उन्होंने समन्वय, अपने काव्य में समन्वय की चेष्टा मुखर की है। वो सगुण और अगुण, जाति है, ऊंच नीच है, स्त्री पुरुष है, इन सभी भेदों के मध्य वो समन्वय स्थापित करते हो। सगुण और अगुण निर्गुण के विषय में कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, जान ही बुद्ध मुनि बुद्ध पुराण वेदा। जी सर, तो राम भक्त कोई 4 कवियों के नाम बताइए तुलसी को छोड़कर। जी सर, नाभादास जी, अग्रदास जी, केशव दास जी, सेनापति, और जी बाद सर। में हृदय राम हुए हैं। जी जी, तो नाभादास जी की जो भक्तमाल है उसकी आप भाषा बता पाएंगे कौन सी है? नाभादास जी की भक्तमाल अवधी भाषा में है सर, और इसमें 200 कवियों का 316 छपायों में वर्णन किया गया है। जी सर, और नाभादास जी का कोई रामानंद से संबंध है? नाभादास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, पर वो शिष्य तो नहीं है, उनके शिष्य के शायद शिष्य हैं। अनंत दास के शायद शिष्य हैं। जी, बहुत बढ़िया। सूफी काव्य के प्रेम के बारे में आप थोड़ा स्पष्ट करें। जी सर, सूफी काव्य प्रेम को एक मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं, और वो इस्लाम की दर्शन के खिलाफ उसमें संशोधित करते हुए इस्लामिक दर्शन को ईश्वर प्राप्ति के लिए वो प्रेम को आवश्यक मानते हैं, और ईश्वर प्राप्ति के लिए वो इस प्रेम को जो मूल्य के रूप में स्थापित करते हुए कहते हैं कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा करके हम ईश्वर या खुदा से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, और ये प्रेम ही एकमात्र माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। जी सर, तो आपका इंटरव्यू मेरी तरफ से समाप्त होता है। अगले साथी इसको जारी रखें। तैयार है सर आप? जी नमस्कार महोदय। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न है आपसे, आधुनिक काल की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए।
जी, आधुनिक काल सर्वप्रथम जो हिंदी काव्य था, जो काव्य शास्त्र की रूढ़ियों से बंद हो चुका था, उस बंधन को तोड़ करके एक मानवतावादी दृष्टि को स्थापित करके और काव्य की रचना करता है। दूसरा उसका प्रमुख कारण है आधुनिक काल की जो विशेषता है वो यह है कि भाषा के स्तर पर ब्रज और अवधि के स्थान पर वो खड़ी बोली को स्थापित करता है। जी, आधुनिक काल मध्यकाल से किस प्रकार से भिन्न है? जी, आधुनिक मध्यकाल को अगर हम देखें तो मध्यकाल वैसे एक रूढ़िवादी परंपरा का प्रतीक है मध्यकाल कहने में। हालांकि हिंदी साहित्य का मध्यकाल में अगर भक्ति काल देखें तो अपने विचार और चिंतन में आधुनिकता को लिए हुए है, किंतु जो मध्यकाल जो शब्द है वो एक पिछड़ी हुई प्रवृत्ति को बोधित करता है। और मध्यकाल की जो काव्य का विषय था वो मुख्य रूप से एक धार्मिक या सांप्रदायिक आधारों पर था, या फिर जो उत्तर मध्यकाल को देखते हैं हम तो वो दरबारों तक ही सीमित था और उनका जो काव्य का जो पाठक है वो भी एक सीमित क्षेत्र तक ही था, जन काव्य से वो दूर था। और आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता यही है कि वो काव्य सीधा जनता से दरबारों से निकल के जनता से जुड़ता है। जी, आधुनिक हिंदी साहित्य की कोई खास देन? जी, आपका सवाल दोहराएं एक बार। आधुनिक हिंदी साहित्य की आधुनिक साहित्य की कोई खास देन जी साहित्यिक दृष्टि से? जी, साहित्यिक दृष्टि से पहले तो भाषा, एक नई भाषा को स्थापित करते हैं। दूसरा जो छंदों का जो बंधन था उसे वो तोड़ देते हैं और मुक्त छंद या छंद मुक्त रचनाओं का आरंभ करते हैं। और काव्य में जो अलंकार और काव्य शास्त्रीय जो अन्य सिद्धांत थे उनका आग्रह था उससे मुक्ति दिलाता है। साहित्यिक दृष्टि से आधुनिक काल का महत्व है। आप प्रगतिवादी कवियों के नाम बताइए। प्रगतिवादी 5 कवि, जी सर। यशपाल, केदारनाथ सिंह, कवि सर, हाँ जी। शिवदान सिंह चौहान, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर। जी मैम। साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता में अंतर बताइए संक्षिप्त रूप में। जी, साठोत्तरी कविता मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के वाद को छोड़ करके एक ऐसी कविता है जो कुंठित या तनाव से युक्त जो मध्य वर्ग है या उनकी अनुभूति को यथार्थपरक अनुभूति को प्रस्तुत करता है। और समकालीन कविता में मुख्य रूप से जनवादी काव्य को पनाह मिली। 1936 क्यों महत्वपूर्ण है छायावादी दृष्टिकोण से? 1936 को अगर हम बात करें तो एक तो प्रगतिशील लेखक संघ की एक सम्मेलन होता है जिसमें भारत में प्रगतिवादी विचार या प्रगतिशील धारा की स्थापना होती है और छायावादी जो काव्य था उसका एक रूप से हम कहें छायावाद का अंत हम 1936 से देख सकते हैं। जी, भारतीय युग की रचनाएं अधिकांशतः गद्य में हुई, क्या कारण रहे?
उसका कारण ये है कि वैश्विक स्तर पर पहली बार जो भारतीय साहित्य था वो पाश्चात्य साहित्यकारों से जुड़ा, उनके साहित्य को देखा और पाश्चात्य में जो नई नई साहित्य की विधाएं थी उनके विषय में उन्होंने, और भारतीय साहित्य में दूसरा ये था कि खड़ी बोली का भी विकास हो गया, तो उसकी वजह से गद्य लेखन का जो आरंभ होता है उसके लिए एक सहजता उन्हें प्राप्त होती है और वो खड़ी बोली में गद्य का लेखन कर पाए। उसके पहले की जो भाषाएं थी वो गद्य लेखन के लिए इतनी उपयुक्त भी नहीं थी, और भारतीय साहित्य में उपन्यास और कहानी नए नए रूप में प्रस्तुत होते हैं, तो इसकी वजह से उनके प्रति आकर्षण भी अधिक था। जी, भारतीय हिंदू मंडल या भारतीय हिंदू जी की हिंदी साहित्य को देन, संक्षिप्त रूप में। भारतेंदु हिंदू जी ने जो सबसे प्रमुख हिंदी साहित्य को देन है वो तो खड़ी बोली है। खड़ी बोली के माध्यम से उन्होंने एक भाषा का परिष्कार करके एक नई भाषा स्थापित की, और दूसरा ये है कि उन्होंने गद्य में विभिन्न विधाओं का आरंभ कर दिया था। हालांकि उनमें विधाओं में समन्वित प्रभाव था आधुनिक और प्राचीन का, किंतु नई नई विधाओं का वहां से आरंभ हो जाता है। भारतीय युग की यही सबसे बड़ी देन है। जी सर, आप कविताएं लिखते हैं? जी, आपकी अपनी सृजित कोई भी छंदबद्ध कविता सुनाइए, जी। 2 पंक्तियां। छंदबद्ध में मैं केवल दोहे दोहे लिखता हूँ मुक्त रूप से, जी तो सर, वही सुना दीजिए। मुक्तक दोहे मैं कुछ सुना सकता हूँ, छंदबद्ध है। और जी मेरे अधिकांश जो छंदबद्ध रचनाएं वो राजस्थानी भाषा में है, हिंदी की नहीं। तो जी सर, एक सुनाइए। दोहा है, सुंदर बात सगड़ा सुने, सुंदर बात सगड़ा सुने, एक एक सौ सौ बार, जीवन कर्म व्यवहार में करे न कोई गेनार। गेनार गेनार कहते हैं ध्यान देने को। जी, बहुत जवानी बढ़िया जोए सर। सपना, जग में जोए जीत, प्रेमी जोए पदमणि, जीव जगतरी रीत। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ। आभार।